Good morning, everyone. Let's start today's session. Topic with हमारी सरकार, our government. सरकार देखते हैं सरकार क्या होती है। वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करें अधिक से अधिक। ये जो कंटेंट है सभी के लिए, जैसे आपके पुलिस हुए, एनटीपीसी के लिए, रेलवे, किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से, उसमें आपको सब मिलेंगे। ध्यानपूर्वक देखें। चलो शुरू करते हैं। सरकार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले सरकार किसे कहते हैं। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। देखिए तो सरकार क्या है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है। जो कुछ निश्चित व्यक्ति हैं उनका क्या है, समूह है, ग्रुप है, जो राष्ट्र तथा राज्यों के निश्चित काल के लिए, जिसमें काल निश्चित रहता है, समय कुछ निश्चित रहता है और कुछ पद्धतियां निश्चित रहती हैं जिसके द्वारा वो शासन करती है। सरकार के अंग देखेंगे। सरकार के अंग 3 हैं। कौन कौन है। विधायिका का कार्य क्या है। विधायिका कानून या नियम बनाने का कार्य करता है। विधायिका क्या करती है, कानून या नियम बनाने का कार्य करते हैं। कार्यपालिका दूसरा जो है सरकार के अंग में कार्यपालिका आती है। वो क्या है, बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करवाना। बनाए गए जो नियम है उनके अनुसार कार्य करवाती है, कार्यपालिका का काम है। न्यायपालिका क्या करती है। न्यायपालिका विवाद अपराध होने पर मामले की जांच करना एक न्यायपालिका का कार्य है। कि न्यायपालिका जब विवाद हो जाए या अपराध हो जाता है होने पर उस मामले की जांच करती है। तो सरकार के अंग हो गए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके कार्य है ये बताए गए। तो नेक्स्ट देखें सरकार के कार्य क्या है। सरकार के कार्य में देखें देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना, सड़क, तार, फोन, रेल सेवा इत्यादि चलाना। सरकार के कार्य है सड़क, तार, फोन, रेल सेवा इत्यादि चलाना, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करना। ये सरकार के कार्य। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध रखना, सड़क, तार, फोन, रेल सेवा इत्यादि चलाना, प्राकृतिक आपदा के समय सहायता करना। अब लेट्स सी गो अहेड। सरकार के स्तर देखें। क्या देखेंगे, सरकार के स्तर कौन कौन है। केंद्र सरकार, यानी सरकार के भी 3 स्तर होते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जैसे पूरा भारत एक में चलाना चाहते पूरा केंद्र सरकार। राज्य सरकार मतलब राज्य स्तर पर चलाई जाए जो राज्य सरकार कहलाती। स्थानीय स्तर पर जो शहरों के लिए हो सरकार वो स्थानीय सरकार कहलाती, जैसा कि पटना दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या लखनऊ में हो, बिहार इलाहाबाद हुआ। हमने देखा सरकार के 3 स्तर देखे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं आप देखिए। केंद्र सरकार कैसे करती है। कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। कुछ प्रदेशों पर केंद्र का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वर्तमान में 8 है। पहला, अब इन केंद्र शासित प्रदेशों को देख ले। कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपने सुना 8 है। पहला है दिल्ली, इसकी कैपिटल भी नई दिल्ली होती है। पुदुचेरी ही इसकी कैपिटल होती है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कवरत्ती, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 नवंबर 2019 को घोषणा हुई एक साथ विलय करने के लिए। और ये से प्रभावी कब हो गया, 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और दादरा नगर हवेली एक में विलय कर दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश को मिला के। तो इनकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो दमन हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं कब, इनकी घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2019 को। ये प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दमन दीव और जो दादरा नगर हवेली है इनकी राजधानी कहाँ है, बस दमन मानी गई है। और ये कब बने, तो 26 जनवरी 2020 को। आज जम्मू कश्मीर लद्दाख का कब पूछा गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। 8 हो गए। अब उनकी राजधानी भी देख लीजिए। तो राजधानी जैसे दिल्ली का नई दिल्ली, पुदुचेरी का पुदुचेरी है, अंडमान और निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, लक्षद्वीप का कवरत्ती, दमन दीव का और दादरा नगर हवेली का दमन, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और लद्दाख का लेह। अगर लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, लोगों की मत द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। लोगों के द्वारा यानी जनता के द्वारा चुनी गई या लोगों के मत के द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है। निश्चित समय हेतु किसी भी व्यक्ति की सरकार, एक निश्चित समय होता है, कोई भी सरकार 5 साल के लिए पहले चुनी जाती है, तो निश्चित समय हेतु किसी भी व्यक्ति की सरकार। और क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार की, जनता की इच्छा से चुनी गई सरकार होनी चाहिए। किसकी, जनता की इच्छा से चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन कार्य लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या कहते हैं, कैसे होनी चाहिए, तो लोकतांत्रिक सरकार मानी जाएगी तो लोगों की मत द्वारा चुनी गई सरकार, निश्चित समय हेतु किसी भी व्यक्ति की सरकार, जनता की इच्छा से चुनी गई सरकार या लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन कार्य लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण। राजतंत्र की सरकार देखें कैसे होती है, तो इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 1 सेकंड रुक जाते हैं। हो गया। तो नेक्स्ट चलिए देखिए राजतंत्र सरकार क्या होती है। राजतंत्र, ये सारी शक्तियां राजा में निहित होती है। राजतंत्र सरकार में क्या होती है, सारी शक्तियां राजा में निहित होती हैं। शासन प्रथा वंशावली होती है। शासन प्रथा जो शासन की परंपरा है वो वंशावली होती है। जैसे कोई किसी जो एक बार राजा बन गया, उसी का परिवार उसी के वंश के आगे बढ़ते जाते, उसका पोता पड़ता है ना, तो वो उसी के ही परिवार का सदस्य कोई भी बनता जाता है, इसलिए वंशावली हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरी। ये राजतंत्र है जिसमें सारी शक्तियां किसमें, राजा में निहित होती है, जबकि लोकतंत्र में सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, प्रधानमंत्री में। शासन प्रथा वंशावली होती है। देखिए अब लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा या जांच में भी भागीदारी लेता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा या जांच में भी भागीदारी लेता है। तो जनता सरकार को भी है लोकतांत्रिक सरकार में। जैसे किस द्वारा भागीदारी लेता है, किस तरह से, आंदोलन द्वारा, जुलूस द्वारा, कोर्ट में केस करके, पत्र लिखकर इत्यादि के द्वारा जो लोकतांत्रिक सरकार में जनता है जो सरकार बनाने से लेकर कार्यों की उसकी समीक्षा करता रहता है। किसके द्वारा, आंदोलन द्वारा, जुलूस द्वारा, कोर्ट में केस करके, पत्र लिखे इत्यादि विधि। देखिए अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अशिक्षित महिलाओं और गरीबों को मत देने का अधिकार नहीं था। जब मतलब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान भारत में जो अशिक्षित महिलाएं थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, और जो गरीब लोग थे, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार देने से वंचित थे। लेकिन जब 1931 में गांधी जी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में कहा था, कब 1931 में गांधी जी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में, तो यंग इंडिया एक पत्रिका है जिसकी कौन संपादक थे, गांधी जी थे। कब किया था, 1931 में। कहा, इसमें क्या लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता है और गरीब नहीं। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता है और गरीब नहीं। महिलाओं को विश्व स्तर पर भारी आंदोलन करने के बाद मत देने का अधिकार मिला। महिलाओं को विश्व स्तर पर भारी आंदोलन करने के बाद मत देने का अधिकार, विश्व स्तर मतलब पूरा विश्व भी ये आंदोलन हुआ, तब जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। कब मिला, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कब दिया, 1902 में, अमेरिका 1920 में, इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। ऑस्ट्रेलिया 1902 में दी, अमेरिका 1920 में, इंग्लैंड में 1928 में ही अधिकार मिल गए थे। जबकि भारत का देखें कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा दिया गया। तो लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब दिया गया, तो 1919 में किस अधिनियम द्वारा दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम द्वारा। इस तरीके से बनते हैं। लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है। कौन कौन, लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय पर लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर कार्य करती है।
हमने केंद्र सरकार के 3 स्तर देखे थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकतांत्रिक सरकार देख लिया। अब स्थानीय सरकार देखेंगे। स्थानीय सरकार इसका राज्य सरकार मिलेगी। तो पंचायत का गठन, एक या एक से अधिक गांव मिलकर पंचायत का गठन करते हैं, जिसमें जनसंख्या कितनी नहीं 7,000 से अधिक होनी चाहिए। तो पंचायत का गठन होता है। प्रधान, मुखिया, प्रधान जिसे मुखिया कहते हैं, उसी पंचायत का रहने वाला हो, आयु सीमा उसकी 21 वर्ष हो, उसी पंचायत का रहने वाला हो, आयु सीमा उसकी 21 वर्ष हो, शैक्षिक योग्यता जो कहीं मतलब कहीं ये लागू किया है कि शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं चल रहा हो, उस पर किसी तरह का केस या कानूनी कार्रवाई न चल रही हो, अपराध केस ऐसे न हो। देखिए, ग्राम पंचायत कई वार्ड में विभक्त होता है। ग्राम पंचायत कई वार्ड में विभक्त होता है। प्रतिनिधि वार्ड सदस्य, प्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य होता है उसी से प्रतिनिधि होता है, उसका नेतृत्व करता है। उप मुखिया, उप मुखिया क्या होता है? मुखिया की अनुपस्थिति में कार्य करने वाले को उप मुखिया कहते हैं। मुखिया की अनुपस्थिति में कार्य करने वाले को उप मुखिया। और जो चुनाव वार्ड सदस्य द्वारा होता है, इसका चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा होता है। सचिव, सचिव क्या होता है? अन्य नाम पंचायत सचिव। अन्य नाम क्या है? पंचायत सचिव होते हैं, जिसकी नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती है, मतलब इसी तरह, और सरकार द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? सरकार द्वारा की जाती है सचिव की। कार्य क्या होता है इसका? कार्य है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, बैठक में चर्चा हुए बिंदुओं को एक रजिस्टर में अंकित करना। सचिव का ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, बैठक में चर्चा हुए बिंदुओं को एक रजिस्टर में अंकित करना।